तो आज का जो टॉपिक्स है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो लेट मी परमिट टू शेयर माय स्क्रीन। इज माय स्क्रीन इज विजिबल अतुल? ओके ओके ग्रेट। आई थिंक जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हैं, आप सभी को भी स्क्रीन शेयर हो चुका होगा हमारे एंड से। और जो आज हम KIPs की जो वेबिनार सीरीज है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट इज हाउ टू पार्टिसिपेट इन वेयर हाउसिंग टेंडर्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिटेल्स, how to ensure the tenders norms, the eligibility norms. So before going to start, just I am sharing some brief about our companies. KIP working as a subsidy consultant since 2008 onwards. We are working particularly for the MSME units, warehousing units, logistic units, and allied agri infra projects. Our main objective to assist our clientele to take the right investment decisions with appropriate business modeling so that they can avail maximum subsidy benefit, reduce their cost, and maximize their profits. To fulfillment these objects, we are working since 2008 onward, and we have already served more than 1300 more plus business units and entities, particularly in warehousing and the other allied sectors. तो बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज का है। 2008 से हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जो वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में फूड ग्रेन का जो स्टोरेज सेगमेंट्स है उसमें जो डे बाय डे स्टोरेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए जो भी अदर पार्टिसिपेट्स हैं वो बीच में अगर क्वेश्चनिंग सेशंस हम लेंगे बाद में भी, तो वन टू वन डिस्कशंस वी विल कैरी ऑन आफ्टर शेयरिंग द कंटेंट्स। तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा ताकि हम अच्छे से इस कंटेंट को आपके साथ शेयर कर पाए। तो बहुत अच्छा एक वाइड टॉपिक्स जो आज हम आपके साथ इस सब्जेक्ट पे जो इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। तो वेयर हाउसिंग की डिमांड क्या है इंडिया में, इसके बारे में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सेंट्रल और स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, ऐसे कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो वेयर हाउसिंग के टेंडर्स इनवाइट करते हैं। टाइप ऑफ टेंडर्स क्या होंगे, कि किस किस टाइप के टेंडर आते हैं। वेयर हाउसिंग के सर्विसेज मोड क्या होंगे, किस किस टाइप से आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सर्विसेज मोड क्या होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे कि टेंडर्स को फुलफिलमेंट कर पाएं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। नेटवर्थ रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्योंकि देखिए देखिए जो वेयर हाउसिंग सेक्टर से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है, तो उसके बारे में भी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कि क्या नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स है। बिडिंग सिस्टम कैसे होता है इसमें, उसके बारे में हम आपको डिटेल में शेयर करेंगे। टेंडर अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट नॉर्म्स क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद सब्सिडी बेनिफिट्स क्या अवेलेबल्स हैं आपको वेयर हाउसिंग सेक्टर में, उनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। और KIP आपको कैसे असिस्ट करती है वेयर हाउसिंग सेक्टर पर, इसमें भी हम आपको आगे इंफॉर्मेशन शेयर करें। So let's start today our specific topic, how to participate in warehousing tenders। देखिए वेयर हाउसिंग टेंडर्स में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इट इज नॉट ए सिंगल वन टाइम प्लानिंग। आपको एडवांस में ऐसी कुछ प्लानिंग फैक्टर्स हैं जो टेक केयर करने हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही टेंडर इशू हो तब आप अपने आप को उसके लिए रेडी करें। So it is the advanced stepping how to prepare yourself for filing the warehousing tender so that you can grab this business opportunities। आप उसको सक्सेसफुली ग्रैब कर पाएं, ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। और उसी में हम प्री प्लानिंग प्री प्रिपरेशंस फॉर वेयर हाउसिंग टेंडर्स उस मेजर कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जैसे ही कोई टेंडर फैसिलिटीज आपके सामने ओपन हो आप उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। देखिए इट इज द राइट टाइम टू प्लान फॉर द वेयर हाउसिंग टेंडर्स। तो ये जो वेबिनार है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यदि आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपके पास सूटेबल लैंड है या आप उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, इफ यू आर हैविंग ए
suitable land or you can plan for the suitability of land, then this webinar is going to very helpful to you, क्योंकि बहुत डिटेल्स में आपको ये प्लानिंग्स एस्पेक्ट्स में असिस्ट करेगा। जैसे ही टेंडर ओपन होता है आप इमीडिएट लैंड का अरेंजमेंट नहीं कर पाते, लेकिन यदि आपको लैंड से रिलेटेड नॉर्म्स पहले ही क्लियर हैं तो आप बड़े अच्छे से इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो हुसोएवर आपके पास अगर सुटेबल लैंड है तो ये वेबिनार आपके लिए बहुत ही एक फ्रूटफुल होगा। और यदि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम कर रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं लिसनर्स हैं, यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, क्योंकि वेयर हाउसिंग इज आल्सो एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जिसमें आपको जो स्टोरेज कॉम्प्लेक्स है वो कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आप काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल्स रहेगा। आप एक एक्स्ट्रा एड ऑन रेवेन्यूज जनरेटिंग एक्टिविटीज लाइन अप कर सकते हैं वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में। आप चाहते हो कि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप नए हैं, आप पहले से वेयर हाउसिंग सेक्टर के बारे में कुछ नहीं जान पा रहे या नहीं नॉलेज है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स है, आप चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, कॉन्टिन्यूसली आपको इनकम जनरेशन एक्टिविटीज, मंथली फिक्स रेंटल इनकम्स, ऐसा एवेन्यूज वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में आपको अवेलेबल्स होता है। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये वेबिनार आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लानिंग फेज में आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हेल्पफुल रहेगा। यदि आप कोई पैसिव इनकम्स जनरेट करने की सोच रहे हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जिससे हमें कुछ फिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल्स गारंटेड इनकम आती रहे, तो उसमें एक वेयर हाउसिंग सेक्टर बहुत ही एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो भी आप इस वेबिनार में बिल्कुल राइट टाइमिंग पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा एक सेगमेंट्स मार्केट में ओपन हो रहा है, दैट इज द पीएमएस सेगमेंट्स, प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। देखिए वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में आगे भी मैं डिटेल्स में शेयर करूंगा आपको कि वेयर हाउसिंग सर्विसेज मोड क्या है। तो उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कि जो वेयर हाउसिंग में फूड ग्रेन रखा जाता है उसकी प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटीज, इसके लिए सेपरेटली टेंडर्स आते हैं वेयर हाउसिंग के साथ जो सिंक होते हैं। तो यदि आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि पीएमएस सेगमेंट्स में एंट्री करना चाहते हैं तो ये वेबिनार आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और आप बिल्कुल अपने आप को एक साइलेंट मोड में रखिए, रिजर्व रखिए। आफ्टर वेबिनार में कंप्लीट जो कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है उसकी आपको पीपीटीज भी देंगे और पूरे वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी हम आपको देंगे। आप प्लीज इसको ध्यान से सुनते रहिएगा ताकि आपको जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स है वो आपकी क्लियर हो जाए। और यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी रेज हो आप नोट कर लीजिएगा, जैसे ही कंटेंट हमारा कंप्लीट होगा तो क्वेश्चंस आंसर सेशंस में हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक वेयर हाउसिंग सेक्टर की जो डिमांड है, मैं यहाँ फूड ग्रेन स्टोरेज बेस्ड वेयर हाउसिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड वेयर हाउसिंग सेक्टर्स। वेयर हाउसिंग में भी जो कमर्शियल वेयर हाउसिंग होती है जो लॉजिस्टिक सेक्टर से कनेक्टेड होती है, दैट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट। हम उसमें भी काम करते हैं, उसमें भी हमारे इन्वेस्टर्स जो ब्रदर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको हम असिस्ट करते हैं। लेकिन इस वेबिनार में जो आज हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग सेक्टर्स, उसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट कि सर डिमांड क्या, वेयर हाउसिंग सेक्टर की डिमांड पूरे इंडिया में क्या है, ये देख के आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत बड़ा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में अभी भी वेटिंग कर रहा है। एज पर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, जो स्टैटिकल्स डाटा है 2021 का है, इसमें और भी इम्प्रूवमेंट आ चुकी होगी। पूरे भारत में जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शंस है वो 311 मिलियन मीट्रिक टन है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा। लेकिन जो स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है आज ऑन डेट पे, जो स्टैटिस्टिक्स डाटा है इसमें हल्का फुल्का एक वेरिएशन आ सकता है, 145 मिलियन मीट्रिक टन की फैसिलिटीज अवेलेबल्स हैं अभी तक। तो आप देख पाएंगे देर इज ए शॉर्टेज ऑफ 166 मिलियन मीट्रिक टन फूड स्टोरेज, यानी 166 मिलियन मीट्रिक टन फूड ग्रेन की स्टोरेज की शॉर्टेज है।
यानी इतने प्रोडक्शन को स्टोरेज करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो कि एक ओवरऑल देख पा रहे होंगे शॉर्टफॉल है अप्रोक्सीमेट 47% इन स्टोरेज कैपेसिटी। यानी 47% जो टोटल प्रोडक्शंस है उसकी स्टोरेज फैसिलिटी अभी भी स्टिल अवेटिंग्स हैं। और हमारे देश में जो स्टोरेज की डिमांड है फूड ग्रेन की, वीट है चाहे वो पैडी है या जो दालें हैं, जो भी खाने पीने की ग्रेन्स रिलेटेड जो स्टोरेज डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा एक अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड अट्रैक्टिंग हो रही है वेयर हाउसिंग सेक्टर से। गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो लॉस होता है फूड ग्रेन का उसको मिनिमाइज किया जाए। यानी जो खाद्यान्न का इन अब्सेंस ऑफ स्टोरेज, इन अब्सेंस ऑफ स्टोरेज जो लॉस ऑफ फूड ग्रेन्स हैं दैट शुड बी मिनिमाइज। ऐसा एक फोकस और कंप्लीट स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट हो, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है, स्टेट गवर्नमेंट का फोकस है। साथ में क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर में कैसे इस चीज की जो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूशंस होता है गवर्नमेंट के द्वारा फूड जो आइटम्स हैं एज ए सोशल सिक्योरिटीज जो सर्कुलेशंस होता है, इन सभी एस्पेक्ट को आप देखेंगे तो वेयर हाउसिंग सेक्टर की जो डिमांड है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बढ़ती जा रही है फूड ग्रेन की स्टोरेज के लिए। तो डिमांड प्रोस्पेक्टिव को कंसिडर करते हुए आप देखेंगे कि आपके सराउंडिंग्स में पूरी इंडिया लेवल पे, नॉट फॉर हरियाणा, पंजाब, यूपी, हर एक स्टेट में एग्रीकल्चर बेस्ड स्टोरेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये जो डिमांड है किस सेंट्रल और स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा रेज की जाती है। यानी यहाँ अब हम बड़े कोर टॉपिक पे आ रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो टेंडर इनवाइट करती। तो आपको जो टेक केयर रखना है कि जैसे ही ये एजेंसियां टेंडर इश्यूज करती हैं तो आपकी नॉलेज में रहे ताकि आप टाइमली टेंडर पार्टिसिपेशन कर पाए। तो फॉर योर नॉलेज हम इस पूरे सेगमेंट को जो सेंट्रल लेवल पे जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है वो जो मेन है हमारे इंडिया की, हम उसके लिए बात करें, सबसे पहला है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी टेंडर इनवाइट करते हैं। इसके बाद सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, ये भी टेंडर इनवाइट करते हैं, ये सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। इसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी है, ये टेंडर इनवाइट करते हैं। सीसीआई है यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली कॉटन सेगमेंट्स के लिए टेंडर इनवाइट करती हैं। ये कुछ सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं। इसके अलावा स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है। फॉर एग्जांपल्स हरियाणा में हैफेड है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। पंजाब में पनग्रेन है, पंजाब ग्रेन प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ऐसे ही कर्नाटका स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। और हर एक स्टेट में स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हैं, जैसे यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। हर एक स्टेट में दीज आर द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। यानी एफसीआई अगर कोई भी टेंडर इनवाइट करती है तो स्टेट में जो स्टेट स्पेसिफिक स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होते हैं उनको एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज वो अपने साथ कनेक्ट करती है और टेंडर की जो है अलॉटमेंट करते हैं, इश्यूज करते हैं। तो ये एजेंसीज हैं, इनके थ्रू आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, वट एवर बिलोंग्स यू स्टेट, आप अपने स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और एफसीआई को फोकस कीजिएगा, यहाँ टेंडर ये एजेंसीज इश्यूज करती है। अदर स्टेट में भी जैसे मैंने बताया सभी स्टेट में स्टेट लेवल की एजेंसीज भी हैं और एफसीआईज भी सभी स्टेट में सेपरेटली विंग है इनके, वो काम करते हैं और टेंडर इश्यूज करते हैं। अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ, यस, यानी फर्स्ट टाइप जो है दैट इज द पीईजी। बहुत अच्छा टाइप जो है कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू कवर्ड्स गोडाउन्स। पीईजी जो टेंडर्स हैं जनरली 5 इयर्स के लिए, 7 इयर्स के लिए और 10 ईयर के लिए गारंटेड एग्रीमेंट के साथ लॉन्च किए जाते हैं। इसमें आपको एक नया गोडाउन कंस्ट्रक्ट करना होता है। यानी जो टेंडर इशुइंग अथॉरिटीज हैं पहले आपसे टेंडर इनवाइट करती है और यदि आपकी लैंड सुटेबल होती है तो आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है और एग्रीमेंट के बाद आपको गोडाउन कंस्ट्रक्ट करके देना होता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, पीईजी टाइप गोडाउंस बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हर साल इश्यूज होते हैं। 5
और 7 साल या 10 साल के लिए गारंटेड एग्रीमेंट के साथ होते हैं। और नए गोडाउन कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये टेंडर इनवाइटेड किए जाते हैं। तो पहला टाइप ऑफ टेंडर है पीईजी। दूसरा, प्राइवेट वेयर हाउसिंग टेंडर्स होते हैं। प्राइवेट वेयर हाउसिंग जो स्टोरेज सर्विसेज होती है, ये प्राइवेट वेयर हाउसिंग जो स्कीम है, ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड गोडाउन्स के लिए लॉन्च की गई। यानी आपके पास आपने गोडाउन बनाया हुआ है और आप उस गोडाउन को किसी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को या स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को ऑफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए पीडब्ल्यूएस स्कीम में टेंडर इनवाइटेड किए जाते हैं। और इनमें री हायरिंग होती है। जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड गोडाउन्स होते हैं, जनरली ये 2 या 3 साल के लिए लिए जाते हैं। उसके बाद अगेन री हायरिंग टेंडर्स होते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड गोडाउन है तो आप पीडब्ल्यूएस में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप नया कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो पीईजी जो गोडाउन्स हैं, उनके जब टेंडर लॉन्च होते हैं, यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटेड एग्रीमेंट के साथ जो पीईजी गोडाउन्स लॉन्च होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, एफसीआईज के लिए लॉन्च किया है, दैट इज द एसेट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, यानी एएमपी टेंडर्स। इसमें क्या होता है कि जो लैंड है वो एफसीआई की ही रहती है। आपको अपनी लैंड ऑफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यू नीड नॉट टू ऑफर योर लैंड्स, यू जस्ट कंस्ट्रक्ट द गोडाउन ऑन द एफसीआई लैंड्स। यानी एफसीआई की लैंड पे आपने गोडाउन को कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बदले में एफसीआई आपके साथ एक एग्रीमेंट करती है। और वट एवर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और आप जो उस पर रेंटल इनकम चाह रहे हैं, कंप्लीट करके आप बिड कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 10 साल में आपको ये एएमपी के तहत टेंडर दिए जाते हैं। आफ्टर 10 ईयर जो गोडाउन है वो एफसीआई को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा टाइप नया मॉडल है, एएमपी जो मॉडल है। इसमें भी जो अभी एफसीआई काफी टेंडर हर एक स्टेट में लॉन्च कर रहा है। तो यदि आप इस टाइप के टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। रेगुलर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज वेयर हाउसिंग में आप लाइन अप कर सकते हैं। और जो चौथा टाइप है, बहुत हाईली डिमांड प्रोस्पेक्टिव है फ्यूचर्स में, इसमें ये है साइलो वेयर हाउस। यानी इसके लिए भी एफसीआई सेपरेटली टेंडर्स लॉन्च करता है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें 32 ईयर प्लस गारंटेड एग्रीमेंट किए जाते हैं। स्टील बेस्ड स्टोरेज फैसिलिटी जिसमें लाइन अप होती हैं। अभी एफसीआई रिसेंटली जो न्यूज में अभी आया हुआ है कि एफसीआई इज गोइंग टू इनवाइट फॉर द साइलो टेंडर्स। पूरे इंडिया में 249 लोकेशंस आइडेंटिफाइड है। तो बहुत अच्छा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव न्यूज साइलो का भी। इसके बारे में मैं आगे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये 4 बेसिक टाइप के टेंडर होते हैं, पीईजी, पीडब्ल्यूएस, एएमपी और साइलोस। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट बनता है, आप अकॉर्डिंगली उस चीज को लाइन अप कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये चारों टेंडर्स मैंने आपको बताए कि वेयर हाउसिंग का जो टेंडर पार्टिसिपेशन होता है उसका मोड क्या होता है, यानी वेयर हाउसिंग सर्विसेज मोड, यानी कि रेंटल मोड क्या होते हैं। कि आपने बनाया गोडाउंस और आगे जब आप किराए पे देते हो, या जो भी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, उसको लेट आउट जब आप करते हो, तो वो मोड क्या होते हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें जब हम देखते हैं तो ये 3 4 टाइप का बेसिक्स मोड आते हैं। हम बेसिकली 2 कैटेगरीज इसमें डिवाइड करते हैं। लीज ओनली, पहला लीज ओनली, यानी जस्ट आपने गोडाउन को कंस्ट्रक्ट करना और एजेंसीज को दे देना, और जो आपका एग्रीमेंट होगा, आपको फिक्स मंथली रेंटल इनकम उसमें मिलता रहेगा। आपने जस्ट लाइक ये, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई और आपने वो किराए पे दी, उसके बाद उसमें जो भी अनाज रखा जाएगा, जो भी फूड ग्रेन स्टोरेज होगा, कितना हो, कम हो, ज्यादा हो, आपका उसमें कोई रोल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। आपको अपना मंथली फिक्स रेंटल इनकम आता रहता है। और जो एजेंसी उसको लेती है किराए पे, वो उसकी अंदर जो स्टोरेज होता है उसकी देखभाल खुद करती है। तो ये होता है लीज ओनली मोड्स। जनरली बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स इसी मोड को लाइक करते हैं। लेकिन जो दूसरा मोड है, दैट इज अ लीज विद सर्विसेज, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि बहुत बड़ा एक सेक्टर वेयर हाउसिंग सेक्टर के साथ साथ पैरेलली ग्रोथ कर रहा है, दैट इज द पीएमएस। इसके लिए सेपरेटली टेंडर लॉन्च होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं लीज विद सर्विसेज, यानी पीएमएस भी बोलते हैं, प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटीज। along with construction of storage facility, you need to ensure the
प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। यानी आपको जो इसमें फूड ग्रेन रखा गया उसकी देखभाल भी करनी है, साथ साथ आपको किराया तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको पीएमएस के लिए जो एफसीआई ने आपके लिए चार्ज फिक्स किए हुए हैं, इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एफसीआई इंक्रीमेंट करती है एज ऑन डेट। यानी अप्रोक्सीमेट 28 रुपीज पर टन पर मंथ एफसीआई डिक्लेयर कर रही है इस फिगर को कि आपको पीएमएस चार्जेस दिए जाते हैं। यानी आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज बनती है। आपका उसमें अप्रोक्सीमेट जो खर्चा आएगा वो अगर हम माइनस करें तो भी इसमें आपको 4 to 5 रुपीज का सरप्लस बच जाता है। वो मैं आगे आपको शेयर करूंगा। इसका अच्छा बेनिफिट ये है कि आपका जो वेयर हाउसिंग एक्सपोजर है वो बढ़ता है। आप लीज ओनली के साथ साथ लीज विद सर्विसेज प्रोफाइल बनता है, आपका पीएमएस प्रोफाइल बनता है। फ्यूचर में आपकी फर्म को टेंडर एलोकेशंस की संभावनाएं बढ़ जाती है, इवन दो यू कैन पार्टिसिपेट और अक्वायर द सेपरेट पीएमएस कॉन्ट्रैक्ट। यानी जिन पार्टियों के पास गोडाउन्स हैं उनके पीएमएस के कॉन्ट्रैक्ट आप सेपरेटली ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वेयर हाउसिंग जो सर्विस मोड है, वो पीएमएस को भी आज की डेट में काफी प्रेफरेंस दी जाती है। जो पार्टियां पीएमएस के साथ टेंडर सबमिट करती हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ लेज ओनली बेस और लेज विद सर्विसेज, इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आता है एयूबी बेसिस, यानी एक्चुअल यूटिलाइजेशन बेसिस। यानी ये जो मोड होता है इसमें जितना स्टोरेज कैपेसिटी यूटिलाइज की जाती है उतने का आपको रेंटल मिलता है। एयूबी बोलते हैं इसको, एक्चुअल यूटिलाइजेशन बेसिस। और एक होता है आपका गारंटेड। तो ये भी दो अलग अलग ये रेंटल मेथड है कि आपको फिक्स रेंटल इनकम आपको मिलती रहेगी, उसमें चाहे कितना ही स्टोरेज हो। और दूसरा आता है एक्चुअल यूटिलाइजेशन बेसिस पे। ये भी कई बार एजेंसियां शॉर्ट टर्म के लिए इनवाइट करती हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज मोड, लीज ओनली और लीज विद सर्विसेज, ये मेन टू क्लासिफिकेशंस हैं। आप अकॉर्डिंगली अपना इंटरेस्ट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर वेयर हाउसिंग सेक्टर में मैनेजमेंट फैसिलिटीज है, पीएमएस फैसिलिटीज है, इसमें अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं तो आप लीज विद सर्विसेज के साथ पार्टिसिपेट कीजिए। अब हम आते हैं एक अगला जो नेक्स्ट पैरामीटर है जिसकी आपको प्लानिंग करनी है, एलिजिबल क्राइटेरिया की। क्या ऐसे बेसिक एलिजिबिलिटी जैसा जो टेंडर में पार्टिसिपेट करते समय हमें टेक केयर रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम सबसे पहले जो स्टैंडर्ड लैंड नॉर्म्स है उसके ऊपर बात करते हैं कि लैंड की रिक्वायरमेंट्स कितनी रहती है। जनरली जो लैंड का जो मोड है, बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वेस्टर जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि सर अभी हमारे पास लैंड नहीं तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। इसमें जो लैंड की जो ऑफरिंग की जाती है वो तीन मोड है, देर आर 3 मोड ऑफ ऑफरिंग द लैंड, बट यू हैव टू आइडेंटिफाइड द लैंड बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन टेंडर्स। आपको लैंड आइडेंटिफिकेशन मस्ट है, चाहे वो लैंड आपकी ओन्ड हो या ना हो। तो यहाँ जो ऑप्शंस देते हैं टेंडर्स में, जनरली जो टेंडर्स ओपन होते हैं उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, लैंड में बी यूर ओन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कि आपकी लैंड खुद की है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट, आपके पास खुद की लैंड नहीं है बट यू कैन टेक द लैंड ऑन रजिस्टर्ड लीज डीड एटलीस्ट फॉर 10 ईयर to 13 ईयर्स। ये जो टाइमिंग्स है वो टेंडर्स में डिफाइन की जाती है। लगभग 10 से 13 साल का एक नॉर्म्स होता है जो कवर्ड गोडाउंस के होता है। तो आप लैंड को लीज पे भी लेके टेंडर में ऑफर कर सकते हैं। और तीसरा बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इन्वेस्टर जनरली आस्क करते हैं कि विलिंग टू टेक बेसिस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको टेंडर अलॉटमेंट हो जाए, आफ्टर अलॉटिंग द टेंडर्स आप उस लैंड को बाइंग कर लेंगे या लीज पे ले लेंगे। यानी इंटेंडेड टू टेक द लैंड आइदर ओन्ड और आइदर ऑन रजिस्टर्ड लीज डीड आफ्टर अलॉटमेंट द टेंडर्स। तो ये कॉन्सेप्ट भी टेंडर्स में आता है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि लैंड शुड बी आइडेंटिफाइड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको लैंड आइडेंटिफाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वेयर हाउसिंग सेक्टर में जो सुटेबिलिटी ऑफ लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो आप लैंड को आइडेंटिफाइड कीजिए, उसके बाद आप उसके ओनर हैं या आप लीज पे लेके दे सकते हैं या विलिंग टू टेक, तीनों मोड आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो यदि आप टेंडर में प्लानिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस टाइप की ये लैंड बड़ी सूटेबल है, मैं आगे नॉर्म्स भी शेयर करूंगा आपको सूटेबिलिटी ऑफ लैंड्स की,
तो आप उस पे नजर रखिए, उस कॉन्सेप्ट पे नजर रखिए, उसकी प्लानिंग पे आप फोकस कीजिएगा, ताकि आप जैसे ही टेंडर ओपन हो आप उसमें वो लैंड ऑफर कर पाए। तो सुटेबिलिटी जो लैंड है वो क्या होगी? जनरल एस्पेक्ट्स आई एम शेयरिंग विद यू। द लैंड which you are going to offer for the warehousing purpose, that should be located at least within radius of 8 to 15 kilometer of food grains। जो अनाज मंडी आपके नियरेस्ट लोकेशन में है उसकी 8 से 15 किलोमीटर की रेडियस में आप लैंड को प्रेफरेंस दीजिए। यदि आप आज की डेट में प्लानिंग भी कर रहे हैं लैंड को बाइंग करने की, तो ऐसी लैंड को बाइंग कीजिएगा जो अनाज मंडी के 8 से 15 किलोमीटर की रेडियस में हो, या वो रेलवे स्टेशन के आसपास में हो 8 से 15 किलोमीटर की रेडियस में। क्योंकि जनरली जितने भी टेंडर इनवाइट किए जाते हैं उसमें फूड ग्रेन्स मार्केट को सेंटर एलोकेटेड किया जाता है या रेलवे स्टेशन को किया जाता है, जिसको रेल हेड बोलते हैं, रोड कनेक्टेड साइट्स बोलते हैं। तो दो टाइप से लैंड आइडेंटिफिकेशन आप कीजिए, रेलवे हेड से कनेक्टेड साइट और अनाज मंडी से कनेक्टेड साइट। दोनों की रेडियस आप 8 से 15 किलोमीटर की रेडियस में रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल। जो लोग लैंड में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं, उनको मैं ये कहूंगा, यदि आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस फैक्टर को कंसिडर करके कीजिएगा। क्योंकि फ्यूचर में जैसे ही कोई टेंडर ओपन होता है तो आपकी लैंड की प्रेफरेंस बढ़ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लैंड आप प्लानिंग कर रहे हैं वो दैट शुड बी कनेक्टेड विद एटलीस्ट 22 फीट रोड। यानी आपका जो रोड है वो कम से कम 22 फुट चौड़ा रोड हो, कम से कम आपने टेक के रखना है। ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मिनिमम नॉर्म्स है वो 22 फीट चौड़े रोड के होते हैं। इसके साथ जो लैंड आप प्लानिंग कर रहे हैं उसके आसपास कम से कम 500 मीटर के दायरे में कोई पेट्रोल पंप ना हो, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज ना हो, या कोई पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज ना हो। दैट विल बी टेक केयर बाय टू यू, क्योंकि जनरली फूड ग्रेन्स की स्टोरेज में ये हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। कोई हजारियस आइटम्स आसपास ना हो जिसमें आग लगने की, या इनफ्लेमेबल आइटम्स ना हो, पेट्रोल पंप ना हो, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज ना हो, कोई और पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज ना हो, ये टेक केयर कीजिएगा। हाई एक्सटेंशन इलेक्ट्रिसिटी वायर उस लैंड के ऊपर से ना गुजर रही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो ऑफर करना चाहे, आगे पीछे हो सकती है। जो लैंड पार्सल्स यू आर गोइंग टू ऑफर उसके ऊपर 11 केवी यानी हाई एक्सटेंशन इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं होनी चाहिए, ये आप टेक केयर कीजिएगा। फ्लड जोन में लैंड नहीं होनी चाहिए, यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपको लैंड का आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है। जहाँ कॉमनली बाढ़ आती रहती है तो आपने ऐसा टेक केयर रखना है कि वहाँ आप, क्योंकि वो जो लैंड है वो सुटेबल नहीं होती है। लैंड का लेवल भी आपको टेक केयर रखना है कि यानी जनरली जो रोड के साथ जो लेवलिंग में जो लैंड होगी उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब वो जो ज्यादा नीचे ना हो, ये आपको टेक केयर रखना है, क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रेफरेंस भी नहीं होती, तो इसका लो लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है लैंड का लेवल से। और इससे अलग एक जो नॉर्म्स है कि जो लैंड आप ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर से, उसके बीच से कोई वाटर कैनाल, नहर, नाला ना हो। ये कुछ लैंड के नॉर्म्स हैं। यदि आप वेयर हाउसिंग टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लैंड को ऑफर करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, विलिंग टू टेक है, प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो इन फैक्टर को आपने टेक केयर रखना है। क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आपके लैंड की सुटेबिलिटी डिटरमाइंस होती है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, आप जब भी प्लान करें इन फैक्टर को टेक केयर करके प्लानिंग। लैंड रिक्वायरमेंट्स, जैसे जनरल क्वेश्चन ये आता है कि सर लैंड चाहिए कितनी? हमने देख तो ली है, जो नॉर्म्स है वो कंप्लाई विद कर लिए हैं, खरीद भी लेंगे, लीज पे भी ले लेंगे, प्लानिंग भी होगी आपकी, लेकिन चाहिए कितनी? तो जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द एफसीआईज, वो ये है कि 5,000 मीट्रिक टन के लिए, यहाँ मैं कवर्ड गोडाउन की बात कर रहा हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा। साइलो टेंडर्स के लिए लैंड नॉर्म्स अलग होंगे, मैं आगे शेयर करूंगा आपको। कवर्ड जो कंस्ट्रक्शन गोडाउन हमने करने हैं, कवर्ड गोडाउन, उसमें जनरली 5,000 मीट्रिक टन के लिए 2 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट्स होती है। इससे नेक्स्ट एडिशनल जो 5,000 मीट्रिक टन बनेगा उसके लिए 1.7 एकड़ की डिमांड होती है। तो यानी पहला 5,000 मीट्रिक टन के लिए आपको 2 एकड़, और उससे अगले अगर आपकी कैपेसिटी 10,000 है
तो आपको 2 एकड़ प्लस 1.7 यानी 3.7 एकड़ की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल्स आप 30,000 मीट्रिक टन का ऑफर करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट 10.5 एकड़ लैंड होना चाहिए। आप प्रोपोर्शनेटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो मिनिमम टेंडर्स इनवाइटिंग कैपेसिटी होती है वो 5,000 मीट्रिक टन से शुरू होती है। उसके बाद ये 10, 20, 30, 40, 50, 60,000 तक की भी कैपेसिटीज इनवाइट की जाती है। तो आप ये टेक केयर कीजिएगा, जितना आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो कम से कम 2 एकड़ का आवश्यक है। मिनिमम लैंड नॉर्म्स 2 एकड़ है। इसके आगे सब्सिक्वेंटली आप अपने लैंड को बढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंगली ऑफर कर सकते हैं। ये कवर्स गोडाउन्स के लिए आई एम शेयरिंग द लैंड नॉर्म्स। लेकिन यदि आप साइलो प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करते हैं, उसके लिए जो लैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। देखिए, साइलो प्रोजेक्ट्स में जो अभी आने वाले भी हैं, 2 टाइप के मॉडल होते हैं। एक स्पोक मॉडल होता है, एक हब मॉडल होता है। यानी स्पोक मॉडल में क्या होगा कि वो जो साइट है, जो गोडाउन्स बनना है, वो रोड से कनेक्टेड होगा। और हब मॉडल में वो रेलवे साइड से कनेक्टेड होता है। यानी जो रेलवे साइडिंग साइलोज बनेंगे उसमें लैंड की रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है, और जो रोड से कनेक्टेड होंगे उनमें लैंड की रिक्वायरमेंट कम होती है। फॉर एग्जाम्पल साहब, क्योंकि साइलो में 25,000 मीट्रिक टन एक मिनिमम नॉर्म्स आता है, for 25,000 metric tons for spoke model, the land requirement will be 4 acres. But for the hub models, it will be 15 acres. This is the parameters. क्योंकि आप इस चीज को टेक केयर कीजिएगा। अगर आप साइलोज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लैंड की अवेलेबिलिटीज आप इस तरीके से इंश्योर कीजिएगा। आगे मैंने जैसे कुछ 50,000 मीट्रिक टन के लिए 7 एकड़ स्पोक मॉडल में, हब मॉडल में 18 एकड़, ऐसे आगे कॉन्टिन्यूटली मैंने 1 लाख मीट्रिक टन के लिए 11 एकड़ और 22 एकड़। तो ये लैंड की रिक्वायरमेंट्स ये साइलो प्रोजेक्ट्स के लिए है। आप देखेंगे कि साइलो प्रोजेक्ट्स में लैंड रिक्वायरमेंट कम रहती है। जो ऊपर मैंने आपको शेयर किया वो कवर्ड गोडाउन है, उसमें ज्यादा रहती है। तो जब भी अगर आप लैंड देखिए, मैं ज्यादा एम्फेसिस लैंड पे इसलिए दे रहा हूँ कि पूरे टेंडर पार्टिसिपेशन में जो वाइटल फैक्टर है वो लैंड है। लैंड की सुटेबिलिटीज है, लैंड की कनेक्टिविटीज है, लैंड की मेजरमेंट्स हैं, लैंड की ऑनरशिप्स हैं, लैंड के डॉक्यूमेंटेशंस हैं। पूरे प्रोजेक्ट्स में लैंड ही एक ऐसा वाइटल फैक्टर है जो आपको टेंडर में आपको विनिंग स्टेज दे सकता है या आपको रिजेक्शंस दे सकता है। तो आप ये टेक केयर कीजिएगा लैंड नॉर्म्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की। अगला इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है कि जब भी हम टेंडर में पार्टिसिपेट करें तो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स आता है कि आपके पास खुद का एक इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितना होना चाहिए, आपके पास नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, यानी खुद के रिसोर्स आपके पास क्या है। जनरली जो कवर्स गोडाउन्स होते हैं उसमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगी जाती, पीडब्ल्यूएस में भी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी जाती। लेकिन जो एएमपी मॉडल है और जो साइलो मॉडल्स है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया, इन दोनों में नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरीज है। तो आप इस चीज को भी फैक्टर कंसिडर कीजिएगा कि आपके पास वो नेटवर्क ऑन रिकॉर्ड हो, नहीं तो फिर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो जो साइलो टेंडर के लिए जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम नेटवर्क जो रिक्वायर्ड होती है, वो 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट है। यानी मान लीजिए साइलो का एक प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है 50 करोड़ का या 100 करोड़ का, तो आपके पास अकॉर्डिंगली उसका 25%, यानी अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आपके पास 25 करोड़ का खुद का नेटवर्क होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, साइलो टेंडर्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि जो साइलो टेंडर्स पार्टिसिपेट किए जाते हैं, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी कंपनी, आपकी फर्म्स, आप इंडिविजुअल्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप एक ग्रुप बनाकर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम मॉडल्स। तो बहुत अच्छा मॉडल है। आगे साइलोज में आप कंसोर्टियम बना के, ग्रुप बना के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने इंडिविजुअल एंटिटीज, फर्म्स, कंपनीज के नाते भी अप्लाई कर सकते हैं। बट द बेसिक नेटवर्क रिक्वायरमेंट नॉर्म इज दैट 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इट शुड बी टेक केयर बाय योर एप्लीकेंट फर्म्स। आप ऑन रिकॉर्ड्स अपनी नेटवर्क को अच्छे से मैनेज कीजिएगा। एट द टाइम ऑफ मूवमेंट फॉर फाइलिंग द टेंडर्स यू कैन नॉट मैनेज इमीडिएटली। That's why we are sharing here the pre-preparations, pre-plannings for the tenders, ताकि आप अपने पेपर्स, क्योंकि अभी जो 31 मार्च 2024 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, आप अपने नेटवर्क को अच्छे से मैनेज कीजिए। नॉट ओनली फॉर द टैक्स पर्पस,
नॉट ओनली फॉर द टर्नओवर पर्पज। आप नेटवर्थ को देखिए अच्छे से, अपने टैक्स कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिएगा। आपकी जो भी फर्म्स हैं, बैलेंस शीट्स आप बनती हैं, आपकी कंपनी, फर्म्स, इंडिविजुअल्स, आप उसमें ये फैक्टर को टेक केयर कीजिएगा कि नेटवर्थ अच्छे से मैनेज हो। जो नेक्स्ट है एएमपी टेंडर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि ये बहुत अच्छा और उसका स्कोप बढ़ने वाला है। एसेट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज डे डे बाय डे, अभी एफसीआई ने हरियाणा में, पंजाब में, कर्नाटका में, असम में ये टेंडर ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं एएमपी मॉडल्स के, जिसपे एफसीआई अपनी लैंड पे टेंडर इनवाइटेड करती है। तो इसमें नेटवर्थ की जो नॉर्म्स हैं, नेटवर्थ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको एक टेबल इसमें नजर आ रही होगी। यानी 2000 मीट्रिक टन तक का अगर है तो 56 लाख है, 5000 तक का है तो 1.4 करोड़ है, 10,000 तक के लिए 2.8 करोड़ है, 20,000 मीट्रिक टन के लिए 5.6 करोड़ है। इससे आगे प्रोपोर्शनेटली ये आपका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है। तो एएमपी मॉडल बहुत अच्छा लिक्विडिटी मॉडल है, और इसमें टेंडर अभी आपसे ले भी रहे हैं। तो इसके लिए भी आपके पास नेटवर्थ होना मैंडेटरी है। मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, साइलो टेंडर्स के लिए और एएमपी टेंडर्स के लिए ही नेटवर्थ के नॉर्म्स हैं। जो न्यू कवर्स गोडाउन कंस्ट्रक्शंस के जो टेंडर इनवाइटेड किए जाते हैं, या जो पीडब्ल्यूएस स्कीम में जो टेंडर इनवाइटेड किए जाते हैं, उनमें नेटवर्थ नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट एज ऑन डेट पे जो टेंडर्स हमने अभी तक लाइन अप किए उसमें ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है। लैंड सुटेबिलिटी के साथ साथ आप अपने नेटवर्थ कॉन्सेप्ट को भी चेकआउट रेगुलर करते रहिएगा, अगर आपको वेयर हाउसिंग टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी। अब हम आते हैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, जो बिडिंग सिस्टम, यानी टेंडर में बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते हैं वो बिडिंग सिस्टम पे कंफ्यूजन होते हैं। तो मैं यहाँ आपको ब्रीफ में शेयर कर रहा हूँ कि बिडिंग सिस्टम क्या होता है। तो बिडिंग सिस्टम में सबसे पहले टेक्निकल बिड जाती है। देयर आर टू बिड सिस्टम, जो भी टेंडर्स इनवाइटेड किए जाते हैं उसमें टू बिड सिस्टम होता है, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। तो टेक्निकल बिड में क्या करना होता है आपको, जो आप लैंड ऑफर कर रहे हैं या जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जितने एज पर द टेंडर नॉर्म्स जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जिनकी वेरिफिकेशंस होती हैं, वो टेक्निकल बिड में, या जिसको बोलें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो टेक्निकल एलिजिबल क्राइटेरियाज होते हैं उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स और जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वो आपको यहाँ सबमिट करने होते हैं। टेक्निकल बिड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग पेपर सबमिट कर दिया तो आप टेक्निकल लेवल पे ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो टेक्निकली आपके डॉक्यूमेंट सही हो। आप जब भी टेंडर भरें अपने कंसल्टेंट से राय जरूर लें, ताकि टेक्निकल बिड आपकी रिजेक्ट ना हो। इसके बाद जैसे ही टेक्निकल बिड आपकी सही सबमिट होती है, उसके बाद आपको फाइनेंशियल बिड डालनी होती है। यानी फाइनेंशियल बिड यानी आपको रेट कोट करना होता है। यू हैव टू कोट द रेट दैट इज सीकिंग बाय टू यू फॉर योर वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। आप जो रेट चाह रहे हैं, दैट में बी लीज ओनली, लीज विद सर्विसेज, आप जो भी मोड पे टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको रेट यहाँ कोट करना होता है। जनरली जो रेट कोट किए जाते हैं वो पर मेट्रिक टन और पर मंथ के हिसाब से ये कोट किए जाते हैं। तो पहला टेक्निकल बिड, आपको अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करने हैं, लेआउट है, लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं, ओनरशिप है, जमाबंदी है, सिजरा है, एप्लीकेंट डॉक्यूमेंटेशन है, नेटवर्थ है, आईटीआर है, बैंकिंग पैटर्न्स हैं, आपके कुछ लैंड से एनईसी सर्टिफिकेट्स हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल्स डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो टेक्निकल बिड में जाते हैं। और जो रेट आप चाह रहे हो वो फाइनेंशियल बिड। देर आर द टू बिड सिस्टम, टेक्निकल बिड सिस्टम और फाइनेंशियल बिड सिस्टम। तो यू हैव टू फॉलो फॉर बोथ, दोनों की प्रिपरेशन आपको करनी इसमें होती है। अब अलॉटमेंट कैसे होता है, अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले जो टेक्निकल बिड आपने भरी है उसको ओपन किया जाता है, ओपनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिड। जैसे मैंने बताया आपको, आप जो भी पेपर सबमिट करेंगे वो पहले चेकआउट होंगे, इवेल्युएशन होगा, अकॉर्डिंगली आपकी साइट की इंस्पेक्शंस होगी, जो आपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स में लैंड ऑफर की है, जो ऑफर आपने की, क्या आपके डॉक्यूमेंट उससे मैच हो रहे हैं। यानी टेक्निकली इवेल्युएशंस ऑफ द लैंड एंड देयर इंस्पेक्शंस। तो आप अगर क्वालिफाई होते हैं तो आपके टेक्निकल बिड को एक्सेप्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यदि आपकी टेक्निकल बिड एक्सेप्ट होती है तभी आपकी फाइनेंशियल बिड ओपन की जाएगी। अगर आपकी टेक्निकल बिड रिजेक्ट हो गई तो आपकी फाइनेंशियल बिड ओपन होगी ही नहीं, चाहे आपने रेट कितना ही कम कोट किया हो। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स,
आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से मैनेज कीजिएगा। तो पहला स्टेप आपका ओपनिंग होगा टेक्निकल बिड। उसके बाद फाइनेंशियल बिड ओपन होती है। फाइनेंशियल बिड जब ओपन होगी, यानी जो टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे उनकी फाइनेंशियल बिड ओपन होती है। और उस बिड में जिसने सबसे लो रेट कोट किया होता है L1, यानी L1 रेट को वो टेंडर अलोकेट किया जाता है। जो जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आगे बहुत डेप्थ में टेंडर टू टेंडर्स कुछ वेरिएशंस आते हैं, लेकिन मैं जहाँ जनरल कॉन्सेप्ट में, जनरल पैरालाइंसेस में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। पहले टेक्निकल बिड ओपन होती है, फिर आपकी फाइनेंशियल बिड ओपन। L1 पे आप आते हैं, टेंडर की अलॉटमेंट आपको होती है। अलॉटमेंट के बाद आपके साथ एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद आपको गोडाउन का कंस्ट्रक्शंस करना होता है। जनरली टेंडर टू टेंडर ये वेरिएट होता है, 6 से लेके 18 महीने तक का एक टाइम फ्रेम आपको दिया जाता है कंस्ट्रक्शंस करने की। उसके बाद फिर आपका जो रेंटल इनिशिएट होता है वो स्टार्ट होता है। तो ये 4 स्टेपिंग है: ओपनिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ टेक्निकल बिड, फिर फाइनेंशियल बिड ओपन होता है, फिर आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन है, फिर आपका कंस्ट्रक्शन आप चालू करते हैं। यहाँ पे आप अपना बैंकर्स से फैसिलिटी वगैरह लाइन अप करके आप अपने जो कॉम्प्लेक्स है, एज पर द नॉर्म्स, एज पर द जो कंस्ट्रक्शन नॉर्म है, आप उसको लाइन अप। तो इस तरीके से टेंडर अलॉटमेंट प्रोसेस इनिशिएट हो। अब आप सभी के मन में जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सर लागत क्या रहती है, किराया कितना मिल जाता है, क्या प्रोजेक्ट आईआरआर रहता है, पेबैक कितने में आ जाता है। तो ये क्योंकि जो भी कोई भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर वांट टू सिक्स एट द इनिशियल स्टेज कि सर हमें बचेगा क्या, हमें प्रॉफिट क्या हो। तो आई एम शेयरिंग हियर विद द स्टैंडर्ड नॉर्म्स। कस्टमाइज आप सेपरेटली जो फ्रेम करवा सकते हैं वो वेरिएट हो सकती है। जस्ट आई एम शेयरिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट नॉर्म्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, आप अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 मॉडलिंग के रूप में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, एक कवर्ड गोडाउंस के लिए और एक जो साइलो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है एज ऑन डेट, जो हमारे काफी कस्टमर बेस बना रहे हैं गोडाउंस, तो जनरली जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस जो कवर्ड गोडाउंस के लिए आता है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 4,000 to 4,500 पर मीट्रिक टन, यानी 4,000 से लेके 4,500 रुपए तक का पर मीट्रिक टन। ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं, एक्सक्लूडिंग लैंड। बाकी सारी फैसिलिटीज, वट एवर टाइप द फैसिलिटी, इंटरनल रोड, बाउंड्री वॉल्स, ड्रेनेज सिस्टम, कंस्ट्रक्शन, वो सारा सारा as per the norms of the FCC 4,000 से लेके 4,500 के रेंज में ये कॉस्ट रहती है। ये आप इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं यदि आपके अंदर कंस्ट्रक्शंस अगर आप अच्छे से मैनेज करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मार्केट रेट है उसके अकॉर्डिंगली ये कॉस्ट इतना आता है। और यही अगर हम साइलो वेयर हाउस के लिए बात करें तो वो 9,000 से लेके 10,000 पर मीट्रिक टन का कॉस्ट आता है। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, डेविएशन हो सकता है। फॉर योर बेसिक्स फ्रेमिंग द स्ट्रक्चर्स आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। जो स्टैंडर्ड रेट है, जैसे लीज ओनली, यानी आपने बनाया और दिया, तो कवर्ड गोडाउंस जो होते हैं जनरली, जो मार्केट में जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट वेयर हाउसिंग एजेंसीज हैं, जो टेंडर एलोकेट भी होते हैं, वो 45 रुपए से लेके 60 रुपए पर मीट्रिक टन पर मंथ की रेट पे ये टेंडर्स, लीज ओनली की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसके नीचे ही आप टेबल में देखेंगे कि लीज विद सर्विसेज में, जैसे मैंने बताया था, अप्रोक्सीमेट 28 रुपए का एक डेविएशन इसमें आता है। लीज विद सर्विसेज जो पीएमएस मैंने आपको बताया था, तो ये 74 रुपए से लेके 90 रुपए पर एमटी के पर मंथ के रेट में टेंडर एलोकेशन हो रहे हैं आज की डेट में। हाँ, थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज, ये सेपरेट पॉइंट है। और यही अगर एस्पेक्ट हम साइलो में देखें तो 1,100 रुपए से लेके 1,300 रुपए पर मीट्रिक टन पर ईयर, ये फिक्स स्टैंडर्ड रेट है। जो जिस पे टेंडर ओपन हुए हैं पीछे भी। और एफसीआई साइलो वेयर हाउस के लिए जो आपका वेरिएबल चार्जेस है, जो स्टोरेज से रिलेटेड है, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है, वो सेपरेटली लॉन्च करता है, सेपरेटली देता है। पे बैक पीरियड जनरली, अगर हम विदाउट सब्सिडीज कंसिडर करें प्रोजेक्ट को, तो 5 से 6 साल में आपके कवर्ड गोडाउंस में और 12 से 15 साल में साइलो वेयर हाउस में आपका पे बैक कंप्लीट हो जाता है। जो प्रोजेक्ट का आईआरआर है, इजीली मैनेजेबल है, 15 से 20% का आपका कवर्ड गोडाउंस में आ जाता है और 12 से 15% का साइलो वेयर हाउसिंग में आ जाता है। तो ये बेसिक
जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, रेंट के जो नॉर्म्स हैं, पे बैक है और IRR है, मैंने स्टैंडर्ड आपको शेयर किया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये डेविएट हो सकता है, कस्टमाइज हो सकता है, और एज पर द टेंडर स्पेसिफिकेशन चेंज भी हो सकता है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर प्लानिंग, आई एम शेयरिंग हियर विद यू। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, एक आपको इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो वेयर हाउसिंग सेक्टर में ओपन होते हैं। अब इसके साथ जो कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब्सिडी बेनिफिट, जो आपको अट्रैक्ट करता है इस बिजनेस में आने के लिए। तो सब्सिडी बेनिफिट्स क्या क्या अवेलेबल्स हैं यदि आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं? तो सब्सिडी बेनिफिट मैं ब्रीफ में यहाँ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज भी है। जो लैंड आप बाइंग करते हैं वेयर हाउसिंग पर्पज से, उस पे जो स्टाम्प ड्यूटी पेड करते हैं, उसके रिफंड के प्रोविजंस हैं। हर एक स्टेट में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के प्रोविजंस होते हैं। स्टेट स्पेसिफिक बेनिफिट है ये। तो आप ये बहुत अच्छा बेनिफिट प्लान कर सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स का। इसके बाद अगर आपको कन्वर्जन कराना पड़ता है लैंड का एज पर द नॉर्म्स ऑफ एप्लीकेबिलिटीज, तो जो उसके ऊपर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस आप पेड करते हैं, EDC CLU फीस है, उनके भी रिफंड के प्रोविजंस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तीसरा, इंटरेस्ट सब्सिडीज मिलती है अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जो बैंक से आप लोन लेते हैं, उस पर जो ब्याज आप देते हैं, इंटरेस्ट जो पे करते हैं, उसके अंदर भी सब्सिडीज के प्रोविजंस हैं अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके अलावा नाबार्ड जो है कैपिटल सब्सिडी देता है। जो आप गोडाउंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस पर नाबार्ड अलग अलग नाबार्ड की पॉलिसीज हैं। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस में नाबार्ड सब्सिडी बेनिफिट दे रहा है। तो 5,000 मीट्रिक टन पे वन टाइम वो मैक्सिमम 50 लाख तक की सब्सिडी दे रहा है। तो आप इसकी भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर एक स्टेट की अपनी स्टेट स्पेसिफिक वेयर हाउसिंग पॉलिसीज होती हैं, जिसमें वो सब्सिडी बेनिफिट देता है। फॉर एग्जांपल, हरियाणा गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी बेनिफिट दे रही है वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। यूपी गवर्नमेंट 5 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडीज दे रही है। पंजाब गवर्नमेंट स्टेट GST रिफंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे रही है। ऐसे बहुत सारे हर एक स्टेट की वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पॉलिसीज होती हैं। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, यदि आप एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके साथ सब्सिडी बेनिफिट सिंक होते हैं। तो ये बेनिफिट आप प्लान कर सकते हैं जब भी आप, अगर इस वेयर हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है अकॉर्डिंगली। इसके साथ साथ जो KIP है आपके लिए बहुत अच्छा एक इस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर किसके क्वेश्चंस आते हैं, सर हम इसमें प्लानिंग करें तो क्या हमें प्रॉफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा? तो इसके लिए हम आपके लिए वेयर हाउस बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट फ्रेम करके देखते हैं। इस रिपोर्ट में क्या होगा कि आप अपनी जो कस्टमाइज प्लानिंग है वो आप कर रहे हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट एस्पेक्ट शेयर करते हैं वेयर हाउसिंग टेंडर से रिलेटेड। आपको बताएंगे कि ये रिपोर्ट लेने से, इसको प्रिपेयर करने से, आपको जो वेयर हाउसिंग और उसके जो अलाइड एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में ब्रीफ, आपको एक इंफॉर्मेशन आपकी टेबल्स पे रहती है। जैसे कि आप कितनी कैपेसिटीज को ऑफर कर सकते हैं, आपके लैंड रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आएगी, आप उस फंड्स को कैसे फाइनेंस करवा सकते हैं, आपकी रेंटल इनकम कैसे हो, यानी क्या रेट आपको कोट करना चाहिए, उसको प्रोजेक्शंस हम करके देते हैं। इसके अलावा जो अलाइड एस्पेक्ट्स हैं कि आपका पे बैक पीरियड क्या होगा, आपको IRR कितनी मिलेगी, आपके कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स क्या है, कितनी कैपेसिटी बन सकती है, वो डिटेल्ड में आप वेयर हाउस बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट के माध्यम से KIP से ये सर्विसेज ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ लैंड है, आप चाहते हो कि सर इसमें मैं कैसे प्लानिंग करूं कि कल को अगर वेयर हाउसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो मैं कितनी इसके ऊपर ऑफरिंग दे सकता हूँ, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या इनकम आ सकती है, वो सारा कंप्लीट प्लानिंग्स आप हमारे साथ मिलके बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट आप फ्रेम करवा सकते हैं। इसके अलावा जो KIP आपको जो सर्विसेज देती है, वो हम टेंडर प्रोजेक्ट जितने भी वेयर हाउसिंग के ऑल इंडिया बेसिस पे सर्विसेज दे रहे हैं, आपको टेंडर स्पेसिफिक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवानी है कि मैं रेट क्या कोट करूं, 10 सालों का क्या प्रोजेक्शंस होगा, तो वो हम आपको बना के देते हैं। टेंडर फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन में असिस्ट करते हैं आपको। टेक्निकल वेंडर जो हैं, जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं गोडाउंस का, चाहे वो साइलो हो, उनके साथ भी हम टाई अप फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या रहती है। टेंडर फाइलिंग के बाद अगर अलॉटमेंट आपको आती है, तो बैंकिंग सपोर्ट हम आपको देते हैं उसमें, ताकि आपको इजी बैंक फंडिंग मिल जाए और साथ में
सब्सिडी फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी हम आपको अलाइड कराते हैं। तो आप केआईपी के साथ जुड़कर वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो केआईपी में एक वेयर हाउसिंग स्पेसिफिक कम्युनिटीज हमने डिजाइन की है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं सर टेंडर कब आएंगे, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आ रही है वेयर हाउसिंग के लिए, सब्सिडीज की क्या पॉलिसीज आ रही हैं, स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज क्या आ रही है। तो यदि आप अपने आप को वेयर हाउसिंग सेक्टर से कनेक्टेड अपडेट रखना चाह रहे हैं, तो आप केआईपी की जो वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटीज हैं आप उसमें जरूर जुड़िएगा। आपको वीकली अपडेट्स मिलेंगे, टेंडर अपडेट्स मिलेंगे, आपकी सब्सिडी अपडेट्स आपको मिलेंगे, ताकि आप टाइमलाइन मिस ना कर पाए। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं सर, ये टेंडर हम मिस कर गए, काश हमें पहले पता होता, काश हम लैंड की प्लानिंग ऐसे कर लेते तो सब्सिडी बेनिफिट या टेंडर पार्टिसिपेशन का मौका हमें मिल जाता। ये जो काश है आप उसको डिलीट कीजिएगा, केआईपी के साथ जुड़िएगा और हमारी बिजनेस कम्युनिटी के पार्ट बनिएगा। मैं जो भी हमारे होस्ट पर्सन्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केआईपी की जो वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटी का लिंक है वो जरूर शेयर करें जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, ताकि आप इससे जुड़ के वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में अपने आप को अपडेट रख पाएंगे। इसके अलावा जो जैसे आप इस कम्युनिटी में जुड़ेंगे जितनी भी एजेंसीज हैं उनके हम आपको अपडेट देंगे, क्या सब्सिडी अपडेट्स हैं, एमएसएमई यूनिट के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, नए नए जो टेंडर्स ओपन होते हैं सारे हम उसके अंदर आपको अपडेट देंगे। फॉर एग्जांपल्स जैसे अभी पंजाब में पनग्रेन के टेंडर ओपन है 3 जून 2024, सॉरी यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 2024 है, 3 जून 2024 लास्ट डेट है पनग्रेन टेंडर की फाइलिंग करने की। एफसीआई एएमपी के टेंडर अभी भी कर्नाटका में, पंजाब में, हरियाणा में हो चुके हैं, रिसेंटली क्लोज हुए हैं, आगे स्टेट्स में और आने वाले हैं। ऐसे ही साइलो टेंडर अभी आने वाले हैं। तो इन सभी के अपडेट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा, ताकि आपको ये अपडेट्स मिलते जाए। आप सभी को एज ए ट्रस्ट फैक्टर्स, एज ए कॉन्फिडेंस फैक्टर्स, केआईपी 2008 से काम कर रही है। मैं आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के कॉन्फिडेंस के लिए शेयर कर रहा हूँ, कि हमने ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट को भी सर्विसेज दी है, उनको भी सब्सिडी बेनिफिट करवाए हैं। वो उसमें आप देखेंगे सबसे पहला नाम अडानी एग्री लॉजिस्टिक कंपनीज का है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। पानीपत इसराना में इन्होंने प्रोजेक्ट सेटअप किया, साइलो वेयर हाउस का है, 50,000 मीट्रिक टन का प्रोजेक्ट है। 5 करोड़ की हरियाणा गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करवाई गई है केआईपी के द्वारा। केआईपी की बहुत वास्ट टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है जो आपको इस सब्जेक्ट पे नॉलेज देती है। इसके साथ साथ एनसीएमएल भट्टू, यानी ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है एनसीएमएल, इसका भट्टू में साइलो प्रोजेक्ट है, इसका भी हमने 5 करोड़ रुपए का सब्सिडी केस करवाया है। यूनिप्रो ग्रुप है, लुधियाना अपना पंजाब स्टेट स्पेसिफिक ग्रुप है, इसका रोहतक हरियाणा में साइलो प्रोजेक्ट है, इसको भी सक्सेसफुली हमने 5 करोड़ रुपए का जो सब्सिडी बेनिफिट करवाया है। तो ये ग्रेट एग्जांपल्स हैं केआईपी की टीम द्वारा। आप सभी के कॉन्फिडेंस के लिए आप जुड़िएगा, केआईपी बड़ा कॉर्पोरेट लेवल पर अपनी वेयर हाउसिंग सेक्टर की सेवाएं दे रही है। सब्सिडीज, टेंडर फाइलिंग्स, बहुत टेक्निकली वास्ट टीम हमारी ये मैनेज करती है काम। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि अर्जुन ग्रेनरीज एंड वेयर हाउसिंग्स हैं कुरुक्षेत्रा में है, इसका भी सक्सेसफुली टेंडर सबमिशंस के साथ साथ सब्सिडी जो है प्रोसेस भी हम लाइन अप कराते हैं। इसके साथ साथ बीइंग ए बिजनेसमैन, आप कोई भी बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया एक ई बुक भी हमने प्लान की है, बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स की। आप इस बुक को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है सभी को लिंक शेयर कीजिएगा। सब्सिडी से रिलेटेड कोर फैक्टर्स हमने इसमें डिस्क्राइब किए, आप सब्सिडी बेनिफिट मिस कैसे कर जाते हैं, सब्सिडीज के टाइप क्या हैं, सब्सिडीज फैक्टर्स क्या हैं, सब्सिडी प्लानिंग फेज क्या है, सब्सिडी के डॉक्यूमेंटेशन क्या हैं, ये सारा का सारा आपको इस ई बुक में मिलेगा। साथ में यदि आप कोई प्रोजेक्ट लाइन अप करना चाहते हैं वेयर हाउसिंग सेक्टर को छोड़ के भी, आप कोई और प्रोजेक्ट लाइन अप करना चाहते हैं, उस पर आप सब्सिडी जानना चाहते हैं, तो सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट आप हमारे से ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपको सब्सिडी प्लानिंग हमारी टीम करके देती है। देखो राइट सब्सिडी प्लानिंग है, इसका मीनिंग ये है कि सर आपके गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी मैक्सिमम हो। एसवीआर सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट आपको असिस्ट करती है, आपको जो एलिजिबिलिटीज है उसका एनालिसिस हम करके देते हैं,
क्वांटम ऑफ सब्सिडीज आपको बताते हैं, एप्लीकेशन टाइमलाइंस क्या होंगे उसके बारे में बताते हैं, सब्सिडी मैक्सिमाइज कैसे हो, इन तमाम जो टॉपिक्स कस्टमाइज आपके बिजनेस स्पेसिफिक जो होती हैं, वो आप सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट के माध्यम से हमारे से अपनी बेटर बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप सब अगर कोई भी प्लान कर रहे हैं, आप एसबीआई का बेनिफिट जरूर लीजिएगा। इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक्स पे, जो वेयर हाउसिंग का टॉपिक्स है या अलाइड बिजनेस का टॉपिक्स है, आप केआईपी से कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल एड्रेस पे आप विजिट कर सकते हैं। तो इस माध्यम से आप केआईपी के साथ जुड़िए और अपने बिजनेस में जो सब्सिडी लाभ हैं, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनको ग्रैब कीजिएगा। तो आप सभी लिसनर का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा आप सभी ने कोऑपरेशन किया। आप सभी के सहयोग से हमने सक्सेसफुल इस वेबिनार को कंडक्ट किया। अब मैं होस्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस ऑन द वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली, वन बाय वन आप उनको परमिट कीजिएगा, ताकि हम उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर पाए। होस्ट टीम्स, प्लीज कैरी ऑन। एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आप उससे कनेक्टेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर, प्लीज अपना नाम बताएं सर। मैं हिमांशु। आई एम हिमांशु। हिमांशु घोष जी, राइट सर। वेलकम या हिमांशु जी। लेट मी शेयर सर योर क्वेश्चंस। actually I want to know about the Adani groups which are to container project. I am very interested in this matter. ओके, so what you want to know from our side sir? I am from Malda, West Bengal, India. Okay, you are belonging to West Bengal. Okay, Yeah. Mm. what you want to know from our side sir? So Uh, I have no site in West Bengal. If any state get either site, I have no problem. okay, Hmm. you are seeking the site for your warehousing facilities. No understand. Sorry, please. आप क्या जानना चाह रहे हैं सर? थोड़ा क्वेश्चंस क्लेरिफाई कीजिएगा अपना। हाँ हाँ, मैं जो जाना है, जो डॉक्यूमेंटेशन बारे का तो आप बोल दिया सर। हाँ, तो हम्म। ये तो इस दिस इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल जॉब, ओके, container making. So राइट। I have the company of civil work previous ओके। credential. Mm. हम्म। But I can get the work for civil work credential to mechanical work. ओके, means to So say you are providing the civil engineering and mechanical engineering services for the warehousing sector. yeah. Okay, okay, okay. So just to be the part of our KIP warehouse communities, Hmm. whenever the tender will be open, we will share to you. And after Hmm. allotments, if you can, if you want to serve the tender allottees with the facility Hmm. of your construction facilities, so definitely Hmm. you may be connected with those guys. हाँ, और Oh, और एक बात पूछना चाहता हूँ सर। right. हाँ जी सर। हाँ, बोल रहा है कि जो बीओक्यू होता है टेंडर को, जो कंटेनर को मेकिंग, वो रेट कैसे मिल सकता है? बीओक्यू। BOQ जो डिजाइन और बेस बिल्ड हम्म। ऑपरेट बेसिस के जो हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। ठीक। तो देखिए, जो हम्म। ऑलरेडी टेंडर अलोकेटेड हो चुके हैं उनके हम आपको रेट शेयर कर हाँ देंगे। ठीक है, हाँ आफ्टर हाँ। एंडिंग द वेबिनार्स यू मे कनेक्ट विद आवर कॉन्टेक्ट पर्संस, तो हम आपको हम्म। वो शेयर कर देंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, ओके। थैंक यू हिमांशु। सर हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर प्लीज। जी सर बताएं। सर मैं पूछ सकता हूँ इतनी देर? हाँ जी, हाँ जी, आशीष गुप्ता जी बात कर रहे हैं। जी 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 सर जी। सर हाँ मेरे हाँ। हमारा हिमाचल में हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं। तो सर ओके, यहाँ पे गोडाउन बनाने के लिए हम पर्सनल यूज के लिए गोडाउन बनाए तो उसकी क्या फैसिलिटी है? सब्सिडी है कोई फैसिलिटी? बिल्कुल है सर। अगर आप पर्सनली भी गोडाउंस बनाना चाहते हैं तो मैंने दो सब्सिडी जी बेनिफिट आपको बताए थे, एक इंटरेस्ट सब्सिडी का, एक नाबार्ड की कैपिटल सब्सिडीज का। तो ये एक दोनों मिनट लाभ सर, आप, हाँ, ये दोनों लाभ आप एक ले सकते नाबार्ड की आगे हैं। और सेकंड एक किसकी है सर? इंटरेस्ट सब्सिडी। सर इंट्रा सबमिशन जी, ठीक है जी।
ये दोनों लाभ आप ले सर सकते हैं इंट्रा इसमें। सबमिशन का, सर इंट्रा सबमिशन में क्या है सर, कितना मिलता है? इंटरेस्ट सबवेंशन आता है सर 3% फॉर द 7 ईयर, यानी 7 साल तक जो बैंक का टर्म लोन आप उस पे जो ब्याज पे करते हैं, उस पे 7 ईयर तक आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है सर, अप टू 3% फॉर 7 ईयर्स ना सर? राइट सर, राइट राइट। मान लीजिए मेरे को 10 लाख इंटरेस्ट लगता था, उसमें 3 लाख रुपए मेरे को इंटरेस्ट होगा था। अगर 10 हाँ लाख सर। रुपए का आपका ब्याज है और 10% की रेट से है, तो प्रोपोर्शनेटली वो 3 लाख रुपए का आपका सबवेंशन होगा। थैंक यू। सेकेंडली सर, नाबार्ड इसमें क्या हमारी हेल्प करेगा सब्सिडी में? नाबार्ड जो है 5,000 मीट्रिक टन तक के प्रोजेक्ट को वन टाइम जो है सब्सिडी देता है। अगर आप लेडीज के जी नाम करते हैं तो 33% सब्सिडी देता है, जेंट्स के नाम जी 25% देता है। मैक्सिमम जी। सब्सिडी उसमें 50 लाख तक की आप अवेल कर सकते हैं सर। 50 50 लाख। 50 लाख जी। ओके। बट सर अभी आप बता रहे थे कि होशियारपुर, सॉरी, हरियाणा पंजाब में 5 करोड़ तक की सब्सिडी मिला, वो क्या चीज थी सर? जैसे आप छोटा प्रोजेक्ट अगर करते हैं तो उसमें नाबार्ड की आप फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट साइज बड़ा है, 10,000 मीट्रिक टन है, बीस जी। हजार मीट्रिक टन है, 50,000 मीट्रिक टन है, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपने कैपिटल सब्सिडी बेनिफिट देती है सर। तो अच्छा, वहाँ स्टेट आप गवर्नमेंट original- हॉस्पिटल। ओके हाँ ओके। हेलो। थैंक यू सर। हेलो। थैंक यू सर। हेलो। हाँ सर, हाँ जी सर। नमस्ते। हेलो। नमस्ते सर। सर हाँ हाँ, नमस्कार जी। वीरेंद्र संचेती बोल हेलो हेलो। रहा हूँ। जस्ट ए मोमेंट सर। अतुल, परमिटेड ओनली 1 पर्सन। एक समय में एक ही बोलिए सर। हाँ वीरेंद्र बोलिए सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर। सर, जो एएमपी स्कीम है, आप जो बता रहे थे कंस्ट्रक्शन की, इसमें सर क्या सब्सिडी बेनिफिट भी मिलेगा जो कंस्ट्रक्शन करेगा कॉन्ट्रैक्टर उसको? नहीं सर, सब्सिडी बेनिफिट इस पे सिंक नहीं नहीं मिलेगा। है, क्योंकि आपकी ओनरशिप इस पे नहीं होती। दैट्स वाई देयर इज नो एनी सब्सिडी फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैपिटल सब्सिडी। सेकंड सर, जैसे इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, उसकी लैंड रहेगी, केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का, तो क्या इस पे लोन्स वगैरह हो जाते हैं? हाँ, लोन आप ले सकते हो अगर आपके पास कोलेटरल्स हैं। इसमें एग्रीमेंट जो आपके साथ लाइन अप करती है एजेंसीज, तो अच्छा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट्स के कॉन्सेप्ट आप लाइन अप कर सकते हो। वो आपके बैंकर पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको फिक्स मंथली रेंटल इनकम आता रहता है। तो बिल्कुल वो सर। बैंक आपके क्रेडेंशियल्स को टेक ओवर करके आपको लोन फैसिलिटी दे सकता है। थैंक यू सर, मैं आपसे टच करता हूँ इसके लिए। राइट सर, राइट। मैं इसमें interested ओके सर। हूँ। थैंक यू सर। ओके सर। एनीबडी अदर वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? नीरज जी। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ जी। जी हेलो। सर बोलिए। हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। तो मेरे पास 2 एकड़ जमीन है और ठीक है। 40,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। ठीक है सर। उसके लिए कोई टेंडर मिल सकता है? बिल्कुल सर, आप PWS के टेंडर आते हैं, अगर आपका 40,000 स्क्वायर फीट ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। हाँ जी, और बड़ी अच्छी लोकेशन पे है। बहुत अच्छी बात सर। आप जैसे PWS के टेंडर आएंगे सर, इसमें पनग्रेन के, पनसप के, FCIs के, तो आप उन पे नजर रखिएगा कब आएंगे ऑलरेडी। अंदाजा? सर ये हर साल निकलते हैं, 2 से 3 बार अच्छा, निकलते ही निकलते हैं सर। हाँ जी। चलो। एक चीज दूसरा क्या है कि हमारा कुछ ट्रेडिंग का काम है, ठीक है सर। मतलब बड़े स्केल में। ठीक है। हम इम्पोर्टर हैं। तो क्या हम जो वेयर हाउस अपना वही यूज करें, तो उसके ऊपर कोई सब्सिडी वगैरह कुछ है बेनिफिट? देखिए, सब्सिडीज जब भी आप कोई नया बनाते हैं ना गोडाउन्स, अच्छा। तब आपको सब्सिडी मिलती है सर, या उसमें आप एक्सपेंशन करते हैं तब सब्सिडी मिलती है। जो ऑलरेडी 2 साल पहले बना हुआ है, हाँ, उस पे कोई सब्सिडी लाभ ऐसे नहीं मिलेगा आपको। नहीं ठीक। मिलेगा? हाँ। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपके KIP में वो ट्रांसपोर्ट के टेंडर भी निकलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के? नहीं सर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सेपरेट है, उस पे हम काम नहीं करते अभी। हम वेयर अच्छा अच्छा, हाउसिंग ओके। सेक्टर पे ही काम करते हैं सर, और जो ठीक है, लॉजिस्टिक ठीक। है, लॉजिस्टिक के जो हाँ, टेंडर्स आते हैं उन पे काम करते हैं सर।
तो लॉजिस्टिक में ट्रांसपोर्टेशन तो आता ही है ना जी। हाँ वो आता है सर, लेकिन लॉजिस्टिक में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स के जो टेंडर होते हैं ना, जैसे अच्छा अभी अच्छा, वो पीछे आते हैं, ठीक। वो आते, उन पे हमारा फोकस हाँ रहता है ठीक सर। राइट सर, राइट। है मेरे को। हेलो सर। हेलो। जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो। जी सर। हाँ बोलिए सर। मैं मंगेश फ्रॉम सांगली। मुझे ऐसा पूछना था सर कि जो आपने बोला कि साइलो के लिए जो आइडेंटिफाई किए जगह, कुछ तो 249 आपने बोला, तो उसका कुछ राइट, तो लिस्ट वगैरह हमें मिल सकता है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप हमारी कम्युनिटी से जुड़िएगा। आई विल शेयर विद यू द 249 लोकेशंस आइडेंटिफाइड बाय द एफसीआई थ्रू आउट द इंडिया बेसिस सर। ओके सर, मैं शेयर थैंक यू। मैं शेयर ओके सर, आप जरूर जुड़िएगा कम्युनिटी से सर। यस। ठीक, ठीक है सर। एनी अदर सर वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? सर मैं गंगानगर राजस्थान से। हाँ जी, हाँ जी सर। तो सर एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या सिनेरियो, मतलब आपने बताया था कि 75 से 90 रुपीज एएमपी मॉडल में रहेगा, तो क्या इससे ज्यादा भी वो जा सकता है या ये मैक्सिमम ही है? नहीं, जाते हैं सर, ज्यादा भी जाते हैं, 90 से 100 रुपए की रेंज में भी चले जाते हैं। अभी पीछे 108 रुपए तक भी गए हैं सर। अच्छा सर। हाँ, जा तो सकते हैं सर। हाँ, अगर सर उसमें अगर मैक्सिमम फंडिंग अगर बैंक की है, फिर तो वो हम्म। ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा ना सर? अगर सर मान लो देखिए, 65 या 75 रुपीज में वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर आपका पॉइंट। क्योंकि सर जब जब आप बैंक से फंडिंग लेते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। जी जी जी। लेकिन वो एक लिवरेजेस है। आप कोई भी जब भी प्लानिंग करें, जैसे मैंने अभी वेबिनार में भी शेयर किया था, हमें कंपनीज भी बना के देते तो हैं ये। सर बाकी मैं पर्सन को आप मैं जो मैं परमिटेड। सर आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ, आपका हिसार में ऑफिस? हाँ, हमारा हिसार में ऑफिस है सर। आप फिजिकली विजिट करना चाहें फिजिकली कर सकते हैं, और ऑनलाइन मीटिंग करना चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नवदीप ग्रेवाल जी बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक, ठीक। थैंक यू नवदीप जी। हेलो, थैंक यू। हेलो। हाँ जी हेलो सर, बोलिए। हाँ सर, बोलिए। सर, वायबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है वो पूछना था, मैं क्या क्या बना के देते हैं? राइट सर, वाइबिलिटीज क्या होती है कि सपोज आप वेयर हाउसिंग बिजनेस को करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास सर इतनी लैंड है, और इन केस अगर मैं इस लैंड को ऑफर करता हूँ तो मेरे को कितना कॉस्ट आएगा, कितनी कैपेसिटी का मैं बना सकता हूँ, क्या सब्सिडी बेनिफिट सिंक होंगे। कंप्लीट आस्पेक्ट जो है वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट के, वो वायबिलिटी रिपोर्ट में हम आपको फ्रेम करके देते हैं सर। एक होता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी सर। फाइनेंशियल अच्छा। फिजिबिलिटी में जब टेंडर ओपन होते हैं तो आपको क्या रेट कोट करना चाहिए, वो हम बताते हैं। 10 सालों का प्रोजेक्शंस करके देते हैं, सब्सिडी पैरामीटर्स, टैक्स पैरामीटर्स, रेंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज, कॉस्ट नॉर्म के सिनेरियोज, अगर 10% कॉस्ट बढ़ जाए, लेस हो जाए। आप कंप्लीटली एक ऐसा मॉडल बना के देते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि मैं इतना रेट कोट करूं तो मेरे को ये पे बैक में इतना आईआरआर मिलेगा सर। तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले पाते हैं कि आपको रेट क्या कोट करना चाहिए। दैट इज द फाइनेंशियल मॉडलिंग। इसके अलावा, फाइनेंशियल मॉडलिंग के अलावा भी अगर आप कुछ अलाइड एस्पेक्ट्स चेक करना चाहते हैं, कि जैसे लैंड की रिक्वायरमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन कैपेसिटीज हैं, कंस्ट्रक्शन के जो नॉर्म्स हैं, तो उसको हम बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट में कवर करते हैं। सर कि इसमें कस्टमर, वेयर हाउसिंग डिजाइनिंग या उसके बारे में भी? हाँ बिल्कुल सर, डिजाइनिंग के ऊपर भी जो आर्किटेक्ट्स जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं, हम उसकी डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स को भी, आर्किटेक्ट्स जो है हमारी टीम से कनेक्टेड होते हैं, दे विल गाइड टू ऑन द स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग आल्सो। ठीक है सर। ओके सर, ओके। एनी अदर वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चंस? वी आर हेलो। गोइंग टू क्लोज। यस, यस हेलो। प्लीज। ठीक है, सर मैं समीर बोल रहा हूँ गुजरात वलसाड़ से। वेलकम समीर जी। वलसाड़ में वलसाड़ में हमारे पास 5 एकड़ लैंड है जो कि हाईवे से 300 मीटर पे है। तो ठीक क्या है। गुजरात में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है एफसीआई की या किसी और कंपनीज की? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी एफसीआई ने पीछे भी टेंडर लॉन्च किए थे, ड्यू टू सम रीजन वो टेंडर फाइनल नहीं हो पाए। गुजरात में भी काफी अच्छी लोकेशन पे टेंडर
अवेटेड है सर। वलसाड़ में भी ओपन हुए थे, तो आप कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा। गुजरात में टेंडर आने वाले हैं सर एफसीआईज के, साइलोस के सर। अच्छा, तो कम्युनिटी से वो रिक्वायरमेंट मुझे पता चल जाएगी। हाँ, जैसे आप कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो क्योंकि हमारी टीम वेयर हाउसिंग सेक्टर पे काम कर रही होती है, जैसे ही कोई टेंडर्स ओपन्स होते हैं या वेयर हाउसिंग सेक्टर में नई कोई स्कीम्स आती है तो वो कॉन्टिन्यूसली हमारी टीम आपको शेयर करती रहती है एज ऑन ओके वीकली सर। बेसिस। ओके। ओके, थैंक यू सर। राइट सर, राइट। समीर जी को जरूर भेजिएगा, होस्ट टीम से मेरा रिक्वेस्ट है, आप इनको कम्युनिटी में जरूर जोड़िएगा सर। जी एनी सर अदर? जी। वेलकम समीर जी, वेलकम। हेलो, हाँ जी सर, मैं गुरपिंदर बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी गुरपिंदर जी। हाँ जी सर, हरियाणा में साइलो का क्या सिनेरियो है अभी सर? टेंडर्स पीछे आए थे या आने वाले हैं या कैसे हैं? सर देखिए, अभी पीछे टेंडर जो पिछले साल 29 मई को ही आए थे, ड्यू टू अच्छा सम जी। टेक्निकल रीजंस वो टेंडर सारे के सारे क्लोज हो चुके हैं। अब इनकी अच्छा जी। दोबारा से रीओपनिंग होगी। तो हरियाणा में भी, पंजाब में, महाराष्ट्र में, यूपी में, गुजरात में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, इन सभी लोकेशंस पे टेंडर आने वाले हैं सर साइलोस के। ठीक है सर, फिर आपसे वन ऑन वन मीटिंग करके फिर बात करते श्योर श्योर सर, ग्रेट, वेलकम सर। हैं। थैंक यू। तो थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशंस। आप सभी का स्वागत, एक बार फिर से धन्यवाद। और आप केआईपी की वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटी में जरूर जुड़िएगा, ताकि हम आपको वेयर हाउसिंग सेक्टर पर रेगुलर अपडेट्स देते रहें। थैंक्स फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। थैंक यू। हेलो। जी सर। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन पूछना है जी। मैंने ना, मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ जी, गुरसेव सिंह। हाँ हाँ जी, हाँ गुरसेव जी जी। सर, मेरे पास ना 12, मेरे पास टोटल है 25 एकड़ जमीन, जो कि 12 एकड़ मेरी जमीन है। वो है, मान लो रोड के ऊपर है। वो रोड है तकरीबन 35 फुट चौड़ा है तकरीबन ना। और ठीक है। मंडी से, जैसे आप मंडी वाला आपने कंसेप्ट बताया था, उससे है 8-9 किलोमीटर दूर, मतलब मैक्सिमम 10 लगा के चलो आप। और जो रेलवे का हेड है उससे है तकरीबन 17 किलोमीटर दूर होगा, 15 से 1-2 किलोमीटर ऊपर होगा। राइट सर, तो राइट। मतलब मेरे को ऐसा, मैं कुछ ऐसा देख रहा था कि मतलब मेरे को रेंटल इनकम जनरेट हो जाए। नहीं, बहुत अच्छा है सर, आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है। आप अपनी तो लैंड को। अभी सर मैं बताता हूँ, मेरा है जो अम्बाला से 2 प्रोजेक्ट निकल रहे हैं। एक तो निकल रहा है शामली एक्सप्रेसवे, ठीक है ठीक सर। है जी, और एक जा रहा है रिंग रोड। वो दोनों मेरे गांव से जा रहे हैं, और मेरे खेत है उनसे 500 मीटर दूर होगा मैक्सिमम। बहुत। आप सर केआईपी की कम्युनिटी से जुड़िएगा। हाँ और जी। आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि आप कमर्शियल वेयर हाउसिंग में भी जा सकते हैं सर, अगर आपकी हाँ तो हाईवे से। और सर मैं एक और बताऊं, जो ये एरिया है हमारा, ये अभी मान लो न्यूज आ रही थी अम्बाड़ा की, जो आपने भी सुनी होगी। वो जो एरिया है ना, यहाँ से एक रोड मेरे गांव से फिर 500 मीटर आगे से एक न्यू रोड उठा है, वो जा रहा है देहरादून के लिए। ठीक ठीक है है जी, सर, जो ठीक। वाया काला आम होते हुए जाएगा। तो ये एरिया आ रहा है टाउन प्लानिंग में। तो ठीक है। यहाँ मैं कुछ ऐसा देख रहा था कि जिससे मेरी मंथली इनकम जनरेट हो जाए। तो उसके लिए अगर कुछ हो तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप जरूर जुड़िएगा। और जैसे कम्युनिटी से जुड़ेंगे तो हम आपको कमर्शियल वेयर हाउसिंग और जो एग्रीकल्चर्स के अगर कोई टेंडर्स और लाइन अप होंगे तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। ठीक है ठीक सर, है। मतलब ठीक है। यहाँ तो ये जो व्हाट्सएप पे कह रहे हो आप? नहीं सर, एक अलग से आपको ईमेल और व्हाट्सएप हमारी कम्युनिटीज है जो अपडेट्स आपको देते रहेंगे। ठीक है। ठीक है ताकि सर, देखिए ठीक है, सर, आप थैंक जुड़ेंगे तभी हम आपको शेयर कर पाएंगे ना सर। यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल। जी, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू वेरी ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक। मच। नाउ वी आर क्लोजिंग आवर सेशंस। थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स। थैंक यू।